वेलकम टू एजेंडा 360। एक बहुत ही इवेंटफुल वीक जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट की समाअत देखी और किस तरफ अब ये मामला जा रहा है, लंदन की तरफ जा रहा है। इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब इस्लामाबाद से लंदन की तरफ रवाना हो चुके हैं और शवाहिद ढूंढने जा रहे हैं, क्योंकि अब तक के शवाहिद जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को इम्प्रेस करने से कासिर हैं। ये सियासत अब आगे कहाँ जाएगी? ये सारी सियासत जो है वो आवाम के प्रेशर से कह लें या वैसे ही कह लें, क्योंकि खान साहब का बड़ा बिलीफ है कि इसमें आवाम का प्रेशर शामिल था, वो एक राय है। लेकिन बहरहाल ये बात अब जो है जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, धरने ख़त्म हैं और अब जो यहाँ से फ़ैसला आएगा वो सबको तस्लीम करना होगा। इस वक्त इस सिचुएशन का जायज़ा लेने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डेप्यूटी सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सेनेटर सईद गनी साहब हमारे बहुत रेगुलर गेस्ट। अगेन धरनों के ज़माने में हमेशा इनको इंट्रोड्यूस कराते वक्त मैं याद करता हूँ और कराता हूँ जो उन्होंने स्पीच दी थी पार्लियामेंट में, और मेरे ख्याल से जमहूरियत अगर उस वक्त बचाने की बात थी तो उसको बचाने में इनका बहुत बड़ा किरदार था। ज़हीम कादरी साहब स्पोक्समैन हैं पंजाब हुकूमत के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे रेगुलर गेस्ट हैं। ज़हीम साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इमरान इस्माइल साहब, अनफॉर्चुनेटली दोस्त तीनों हैं, आपसे ज़्यादा दोस्ती होगी लेकिन ये इस शो में नज़र नहीं आ सकेगी क्योंकि सारे मुश्किल सवाल जो है वो पहले आपसे। आज वैसे भी मोइज़ की जगह पे बैठा हुआ मोइज़ का भी लिहाज आज शायद मैं ना कर पाऊँ। चले तो सर बात ये नहीं है, ज़ाहिर है इमरान खान साहब कुछ सोच समझ के ही जब वो कहते हैं कि एविडेंस का पलंदा है और सुप्रीम कोर्ट की समाअत से आज तक वो कह रहे हैं कि वो मुतमईन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है देखें जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्टली ना कहा हो लेकिन नज़र ये आ रहा है कि पॉलिटिकल रेटरिक एक चीज़ होती है, तकरीरें करना एक चीज़ होती हैं, और फिर अदालत के और कानून के तकाजे कुछ और होते हैं। ये नज़र ये आता है कि पीटीआई की स्ट्रैटेजी जो है वो ज़रा वन डायमेंशनल होती है कि जैसे जो चीज़ सड़कों पे चल रही है वो समझते हैं अदालत में भी वही चलेगी। तो जब 900-700 पेजेस का पलंदा जज साहिबान को दिया जाता है तो वो ये कहते हैं कि भाई आप पिटिशनर हैं, आप पे बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आप साबित करें कुछ, और आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप जाके ढूंढ लें सबूत। कैसे देखते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिटिशनर ज़रूर है लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है। हमारे पास FIA डज़ नॉट वर्क परफॉर्म अंडर अस, नैब डज़ नॉट परफॉर्म अंडर अस। नैब तो बल्कि किसी के भी अंडर परफॉर्म नहीं करती, उसके तो चेयरमैन ही चले गए चाइना ताकि इन्वेस्टिगेशन शुरू ना हो। कोर्ट्स अगर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं, जो शवाहिद हमने जमा कराए हैं, वो बड़े मददगार साबित होंगे उन चीज़ों को प्रूव करने के लिए जो इल्ज़ामात लग रहे हैं। इसमें कई चीज़ें तो ऐसी बिल्कुल खुली हैं, जैसे 1999 में इन्होंने ये 4 अपार्टमेंट्स मॉर्गेज कराए अल-तौफीक पेपर मिल, हुदैबिया पेपर मिल के लिए। तो उसमें कैसे मॉर्गेज कराया, ये ज़ाहिर मालूम होना चाहिए कि भाई जब आपकी मिल्कियत ही नहीं थी, एक चीज़ आप किराए पे रह रहे थे तो आप कैसे मॉर्गेज करा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो बिल्कुल ओपन एंड शट हैं, जिसके अंदर कोई मज़ीद एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। ब्रिटिश कोर्ट ने मॉर्गेज एक्सेप्ट की है वो, और ब्रिटिश कोर्ट्स ने ये कंफर्म किया है कि ये किसकी मिल्कियत थे। ज़ाहिर उन्हीं कंपनीज़ की मिल्कियत थे जिसके आज नवाज शरीफ साहब क्लेम कर रहे हैं कि वो उनके मालिक हैं। और ये 2006 में क्यों हुआ सारा कुछ? ये 2006 में सारा कुछ इसलिए हुआ कि वो ब्रिटिश लॉज चेंज हो गया, बेनामी के वहाँ पे चक्कर ख़त्म हो गया, तो इनको डिक्लेयर करना पड़ा कि वो किस तरह से करेंगे। तो वो सारी चीज़ें लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। लॉयर्स हमारे मॉर्गेज डॉक्यूमेंटेशन जो है इन प्रॉपर्टीज़ की जमा कराई है, जिससे ये साबित होता है कि नवाज शरीफ साहब के लवाकिन के नाम पे ये प्रॉपर्टीज़ हैं और ये मॉर्गेज उन्होंने करवाया है। मैंने डॉक्यूमेंट्स खुद देखे तो नहीं, लेकिन जाहिर है मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हमारे लॉयर्स ने जमा कराए होंगे। वो जो 600 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं उसमें दिस हैज़ टू बी अ वेरी वाइटल थिंग। इट इज़ अ वाइटल। अच्छा देखें, अब अभी हम मेरिट्स में नहीं जा सकते कि सुप्रीम कोर्ट क्या ये सही समझ रही है कि नाकाफ़ी है ये सबूत, या गलत समझ रही है, क्योंकि हम तो यही अज्यूम करेंगे कि वो सही समझ रही है। तो इस वक्त तक जो भी आपने दिया है वो नाकाफ़ी है। अब इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब लंदन जाते हैं और वो शवाहिद ढूंढने अब जा रहे हैं, इससे लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस नहीं नज़र आती? आपको पहले नहीं समझ थी कि आपको सबूत चाहिए होंगे? देखिए मुझे तो ये पता है कि खान साहब काफ़ी अरसे से अपने बच्चों से मिलने के जाने के लिए बेचैन है और जाना चाह रहे थे लंदन, और सियासी हालात को और सारी इस मूवमेंट को देखते हुए उन्होंने अपने प्रोग्राम पोस्टपोन किया, और अब वो क्योंकि थोड़ा सा गैप आया तो वो मिलने चले गए।
ये प्रूफ तो वो सबूत लेने नहीं गए? प्रूफ वाली बात तो मैंने आपके टीवी पे सुनी है कि जी वो सबूत लेने गए। मैं नहीं जानता कि वो रिपोर्ट तो यही किया गया था कि शायद वो कह रहे थे सबूत लेने गए। तो शेख रशीद के साथ अपने बच्चों से मिलने गए? शेख रशीद साहब, शेख रशीद से मिलने की ख्वाहिश हो सकती है उनके बच्चों की, मुझे नहीं पता, लेकिन ये लगता नहीं कि शेख साहब का कोई प्रोग्राम नहीं था लंदन का, या होगा तो आगे पीछे होगा। उन्होंने अचानक से खान साहब के साथ शिफ्ट किया उसको, और अच्छा में भी उनको अच्छा एक मौका था। सईद गनी साहब, अगर जरदारी साहब के बाद कोई डिग्री देने के लायक है सियासत की तो मैं समझूंगा आप हैं, और उसूली सियासत जो है वो आपकी हमें नज़र आई है, पार्लियामेंटेरियन की तरह आप सियासत करते हैं। स्ट्रैटेजी आपकी जो है वो प्रैक्टिकल होती है, और चाहे आपकी यानी आपकी पार्टी की एग्जीक्यूटिव की परफॉर्मेंस के हवाले से कोई कुछ कहे, लेकिन ये मानना पड़ेगा लोगों को कि पार्लियामेंटेरियन और लेजिस्लेटर आप जो हैं सफ़े अव्वल के हैं, आप खास कर। तो आप बताइए इनकी स्ट्रैटेजी को आप किस तरह एनालाइज करते हैं, जबकि आपको बखूबी पता है कि ये बात कहाँ खड़ी थी जब आप दोनों साथ थे, और फिर इन्होंने ये वाला रास्ता ले लिया जो अब इन्हें यहाँ ले आया है। एक तो आपकी बड़ी मेहरबानी, वो तकरीर मैं भूल गया लेकिन आपको याद है शायद। अच्छा, वो तकरीर किसी को नहीं भूलनी चाहिए। दूसरी गुजारिश ये है कि मेरी पार्टी में भी और शायद इस मुल्क में भी बहुत कदावर सियासतदान मौजूद हैं, और मैं एक अदना सा कारकुन हूँ, तालिब आपकी असेसमेंट क्या? मैंने सीखा है बहुत सारे लोगों से, तो ये मैं क्लियर कर लूँ कि मैं कोई इतनी बड़ी पाई की चीज़ नहीं हूँ। देखें, एक तो PTI ने माजी की गलतियों से शायद सीखा नहीं, और शायद सीखना भी नहीं चाहते हैं। खैर ये इनका अपना मसला है, सीखें ना सीखें, हमें तो शायद इस पर खुश होना चाहिए बीइंग ए पॉलिटिकल ओपोनेंट। लेकिन वो जो पिछला धरना था उसमें भी आपको याद होगा कि इन्होंने एक कमीशन बनवाया और फिर अपने TORs पे बनवाया, और फिर इस हकीकत के बावजूद भी कि 2013 के इंतखाबात में धांधली हुई है, लेकिन उस कमीशन की जो रिपोर्ट्स आपके सामने आई उसमें एक तरह से मटीरियल धांधली साबित नहीं हुई। PMLN को कुछ एक तरह से क्लीन चिट मिली कि जी वो कोई मुनज़्ज़म धांधली जो है उस इलेक्शन के अंदर इंस्टीट्यूशनल कोई ऐसी धांधली नहीं हुई। लेकिन हालांकि बहरहाल मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत कुछ हुआ था। उससे कुछ जो है चीज़ें इनको समझनी चाहिए थी कि चीज़ें इस तरह ठीक नहीं हो सकती। आप वाकई समझते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल सतह पे, यानी कोई एजेंसी यानी कोई इंस्टीट्यूशन की सतह पे धांधली हुई थी? क्योंकि हल्के में जो ज़्यादा ताकतवर है वो थोड़ी धांधली कर ले, वो एक अलग बात। मैं आपसे एक गुजारिश करूँ कि एक तो ये होता है कि कैंडिडेट्स अपनी सतह पर कुछ चीज़ें, हर पार्टी का आदमी कोशिश करता है कि वो अपने हक में जिस तरह से चाहे चीज़ें मैनेज करे, सब करते हैं वो जहाँ जिसको मौका मिलता होगा। लेकिन PMLN ने बतौर जमात भी कोशिश की है उस इलेक्शन के अंदर चीज़ों को मैनिपुलेट करने की, उन्होंने किया है, उसके बहुत सारे शवायद भी। चलें अब आपके सामने असेसमेंट ऑन देयर स्ट्रेटजी। लेकिन इस वक्त भी मेरा ये ख्याल है कि हमें बाज़ औक़ात चीज़ों को समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पार्लियामेंट के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। जुडिशरी एक अलग चीज़ है, और हमारा तो तजर्बा बड़ा तल्ख़ है, मतलब हम तो मिसालें दे दे के बताते हैं कि जी वहाँ चीज़ें ज़रा हमारे मुतालिक जो है वो चीज़ें दुरुस्त नहीं होती हैं। अल्लाह करे कि कोई ऐसा अब आप जाएंगे अदालत, सुना था कि जा रहे हैं। मैं ज़रा कोई अल्लाह करे कि कोई वक्त ऐसा भी आए कि पीपल्स पार्टी के अलावा किसी जमात के ख़िलाफ़ भी कोई फ़ैसले आएँ, हो सकता है, और भुट्टोज़ के अलावा भी किसी और लीडरशिप के मुतल्लिक अदालतें फ़ैसला तेज़ी से करना शुरू करें। अल्लाह करे करें। थोड़ी अदालतें तब्दील भी हुई हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी जब तक कोई चीज़ सामने ना आ जाए उस पर कहना बहुत मुश्किल बात है। मेरा ख्याल था कि ये बड़ा मुनासिब होता कि इस पूरे इशू पर जो पॉलिटिकल प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर वो हमें ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था, और वो बढ़ भी रहा था जब सारी जमातें साथ होकर करें। नहीं, सारी जमातें तो इकट्ठी थी ना इस पर, ठीक है, पनामा के इशू पर सारी जमातें। नेक्स्ट इशू क्या होता है राइवल के जलसे की बजाय आप क्या कर रहे हैं? मैं गुजारिश आपसे करूँ, हो ये रहा है कि PTI हमें ये कहती है कि जी तुम इनसे मिले हुए हो, ऑपोजिशन को हमने नहीं छोड़ा, उस अलायंस को, उस जो 9 जमातें बनी थी उसको इन्होंने छोड़ा। तो सर ये बताएं इन्होंने गलती कहाँ की? नहीं, गलती उन्होंने ये की कि जहाँ अगर की गलती जो मेरी राय में ये की है कि ऑपोजिशन जमातें अगर इकट्ठी हों और वो हुकूमत पे दबाव डालें, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे वो सड़कों पर हो, वो ज़्यादा मौसर हो सकता था बजाय इसके कि PTI तनहा एक तो हुकूमत को जाके वो अटैक करे, फिर उसके साथ साथ नहीं, फिर उसके साथ साथ अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अटैक करें, आपने मतलब अपोजिशन को भी अटैक करें, उनको भी तो नहीं छोड़ा ना। अब उस सूरत हाल में अगर आप ये नतीजा निकालने की कोशिश करें कि जी हुकूमत हमारे 2 जलसों से या रैली से या धरने से कोई चली जाएगी, तो ये इतना आसान काम होता नहीं है, और ना किसी को समझना चाहिए। एक जमात की पूरी हुकूमत स्टेक पर है, प्राइम मिनिस्टर आप समझते हैं कि एहतजाज से नहीं होगा, तो आपने भी तो एहतजाज की धमकी दी है। अब नहीं, एहतजाज मिलकर करना चाहिए ना मेरे भाई, हम तो
उसमें बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। हमने तो जो प्रैक्टिकली 4 चीज़ें इनको बताई हैं, जो मुतालबात 4 रखे हैं, वो जेन्युइनली वो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हुकूमत उस पर अमल दरामद करना शुरू करे तो इस मुल्क के जो मेजर इशूज़ हैं उसको आप एड्रेस कर सकते हो। हमने सीपेक की बात की है, बहुत बड़ा काम है। आपके ख्याल से कोई, अभी ज़हीम कादरी साहब के पास आप जाएंगे, आपके ख्याल से पीटीआई ने ऑल और नथिंग जो अप्रोच ली और जो एक तरह से इन्होंने रायबंड के जलसे के बाद रोडों के थ्रू फिर अब सुप्रीम कोर्ट में ये पहुँचे, इस अप्रोच के अलावा अगर कोई बेहतर अप्रोच थी तो आपके ख्याल से क्या थी? आप क्या करते हैं? देखिए, पहले तो सियासत को अदालतों में लेके नहीं जाना चाहिए। अगर हुकूमत के ऊपर आप दबाव बढ़ा सकते हैं, पॉलिटिकल टैक्टिक्स तो बहुत होती है ना, कोई ये तो नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट ही चले जाएं। मतलब इसका तो मतलब ये कि आपने एक इनिशिएटिव जो आपके हाथ में था अपने हाथ से किसी और के हाथ में दे दिया ना। अब आप बैठे हैं, जब अदालत फैसला करेगी उसके बाद ही आप तय करेंगे, और ये भी बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इनिशिएटिव आपके हाथ में किस तरह से था? आप क्या ज़बरदस्ती नवाज शरीफ को हटा सकते थे? मेरा ख्याल है कि अगर दबाव बढ़े तो हुकूमत शायद वो मुतालबात जो अपोजिशन की जमातें कर रही थी वो मानने पे मजबूर हो सकती थी। दबाव आप किस तरह बढ़ाते? हम पार्लियामेंट के जरिए बढ़ाते, हम लेजिस्लेशन के लिए बढ़ाते, हम एहतजाज भी कर सकते थे। लेकिन वो एहतजाज अगर देखें मुनज़्ज़म होकर सारी जमातें करें, अगर पीटीआई तो एहतजाज ये कर रहे थे, आप इनका साथ देते और पार्लियामेंट में आप अलग प्रेशर डालते। तो देखें ना, वो डिसीजन पीटीआई का था। अब हम पीटीआई के डिसीजन का तो पाबंद नहीं है ना, ठीक है, उनका हक है। ज़हीम कादरी साहब से उनका व्यू भी ले लेते हैं। ज़हीम कादरी साहब, अभी तो लग रहा है कि बहरहाल कुछ सवालात ज़रूर अभी भी रहते हैं, लेकिन कोई शवाहिद के साथ जो है कोई प्राइम मिनिस्टर साहब या उनके लवाकिन के हवाले से कोई ऐसी बात अब तक सामने नहीं आई है। और जो भी एक प्लॉजिबल कहानी कह लें, सही हो या गलत, मैं तो उसे गलत या झूठ अभी नहीं समझूंगा, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से अगर आगे आई है तो एक उन्होंने प्लॉजिबल कहानी ज़रूर खींच दी है कि भाई एक्चुअली ये यूँ हुआ था। ये और बात है कि वो शवाहिद जो उन्होंने दिए हैं ये साबित करने के लिए, ये कहानी एक कोहेरेंट प्लॉजिबल कहानी है, उन पे अगर कोई तनकीद हो सकती है तो वो फिर पीटीआई शवाहिद लाए। अब तक हम यही समझेंगे। तो आप सर ये किस तरह देखते हैं कि अब यहाँ पे आप पीटीआई की स्ट्रैटेजी को आप किस तरह एनालाइज करते हैं? आपके ख्याल से आपको ये जितनी तकलीफ दे सकते थे, क्या उससे कम तकलीफ दी है इन्होंने? नहीं, कोशिश तो ये करते रहते हैं हर वक्त ही रुकावट डाली जाए, और जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, हम काम कर रहे हैं, वो काम ना हो। बहरहाल ये इनका सवाबदीद है और लोग देख रहे हैं। जहाँ तक कानून का ताल्लुक है मेरे भाई, तो अर्ज़ ये है कि कानून का बड़ा वाज़ेह मक़ूला है कि यू आर इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, और जब आप उसको अपने शवाहिद के मुताबिक सोच कर मुर्द इल्ज़ाम बल्कि मुल्ज़िम को मुजरिम बना देते हैं, तो फिर यकीनन आपके पास रास्ते महदूद हो जाते हैं। आप खुद ही वकील, खुद ही गवाह, खुद ही जज बन के जब फैसला करेंगे तो यही होगा। अब जिन सबूतों की बात की गई है उसमें 900 सफ़े तकरीबन थे, जिसमें से 750 के करीब एक सफ़े जो थे वो एक किताब और कुछ अदद तराशों पे मबनी थे, जिस पर बड़ा सीरियस रिएक्ट किया अदालतों ने, राइटली सो, बिकॉज वो तमाम बातें जो की गई थी वो पहले बॉक डाउन हो चुकी हैं कोर्ट्स में। अभी मेरे भाई ने अल तौफीक बैंक की बात की, तो अल तौफीक बैंक से अगर वो मॉर्टगेजेस उन कंपनी ने करवाई हों जिनके वो फ्लैट थे, और उस वक्त वो जिनके जो कंपनी के मालिकान थे, तो वो तो शवाहिद वहीं मौजूद होंगे ना, और वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर केस है। खान साहब ने इस केस को कह दिया कि ओपन एंड शट केस है, और कन्विंस कर लिया अपने आप को कि हम तो बस ये ख़त्म हो गई बात, और इनके लोग भी ऑब्वियसली इनके साथ चल पड़ते। हम उस वक्त भी ये समझ रहे थे कि ये मेरा ख्याल में एक बेहतर रास्ता हो गया जो ये अदालत चले गए। देखें, अगर पॉलिटिकली इस चीज़ के साथ ये चलते तो ये पीपल्स पार्टी के साथ मिलके 2 साल तक इसको चलाते और सड़कों पे रखते, बात करते। अच्छा, दैट्स अ फेयर पॉइंट। इमरान इस्माइल साहब से सर आपका ही सवाल करूंगा मैं। इमरान इस्माइल साहब, यही बात 2018 के इलेक्शन में चले जाते और मजा ले लेते। सही सर, मुझे ये बताएं कि देखें, अदालत का स्टैंडर्ड जो है, जहाँ पे आपको चीज़ साबित करनी होती है, वो हाई है। अवाम और नास के सामने टीवी प्रोग्राम्स के थ्रू, सड़कों के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू जो बात होती है, उसका स्टैंडर्ड लोअर होता है। वहाँ जज नहीं बैठा हुआ, वो हर चीज़ पे नुक्ताचीनी करके आपसे सबूत हर चीज़ पे मांगेगा नहीं। हर चीज़ जो आप कहेंगे उसके पीछे ये नहीं पूछेगा कि आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं। आपने लेकिन ये रास्ता जो है कोर्ट वाला अब लिया, तो कोर्ट में स्टैंडर्ड जो है वो हाई होता है, और कोर्ट में देखें एक फ़ैसला आ जाएगा
चाहे जो भी आता है। सही। अब अगर ये चांस है कि ये फैसला आ जाए, आपकी पिटिशन डिसमिस हो जाती है, तो जो आप जिस तरह ज़हीम कादरी साहब कह रहे हैं 2 साल तक आप इस इशू को, करप्शन को खींच सकते थे टू दी इलेक्शन, अब वो नवाज शरीफ साहब बोलेंगे देख लिया मैं करप्ट नहीं हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये ज़हीम कादरी साहब जो सोच रहे हैं ना, वो सियासी एंगल से सोच रहे हैं कि हम इसका सियासी फ़ायदा कैसे उठा सकते थे इसका, जबकि हम प्योरली ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन अब खत्म हो जाए। कैसे खत्म होगी? जब आपके शवाहिद ना लाने की बुनियाद पे अगर बरी हो गए नवाज शरीफ तो बोलेंगे देख लो यही सही है। एफर्ट है ना सर। अगर हम ये, आप इसका क्रेडिट तो देंगे कि अगर ये पिछले 7 महीने पीटीआई स्ट्रगल ना करती तो ये इशू डाई डाउन हो गया था। रमजान में सही है किसी अखबार के इनसाइड पेज पे 1 कॉलम न्यूज़ पे रह गया था कि आप इस पे एजिटेट नहीं करते। सईद गनी साहब कह रहे हैं आप इस पे एजिटेट कोर्ट्स में नहीं करते, सियासत के थ्रू करते। 2 साल तक ये इशू चलता और इलेक्शन हारते फिर नवाज शरीफ, क्योंकि सब लोग इस शक में जरूर होते कि भाई ये शायद करप्ट आदमी है। देखिए, मैं अगर अब नहीं कोई ये सोचेगा अगर वो बरी हो गए। मैं अगर हारने के खौफ से सच बात कहना छोड़ दूं या लड़ना छोड़ दूं तो ये हम नहीं करेंगे। सच बात कहाँ की आपने? हम कर रहे हैं ना सर। नहीं, कहाँ की? कि फोरम से ना, यू पिक द कोर्ट, द हायर स्टैंडर्ड, द मोर डिफिकल्ट थिंग टू प्रूव, वी डोंट केयर, यू डोंट हैव द प्रूफ। सर, प्रूफ्स हैं जो है, हमने दे दिए प्रूफ्स। अगर वो नाकाफी है या नाकाबिले वो है, जिसको एडमिसिबल नहीं है वो प्रूफ, तो फेंक दे कोर्ट बाहर, उसको कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं क्यों सर? क्या आपकी आर्गुमेंट? आप मुझे ये कह रहे हैं, आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इस इशू को लिंगर ऑन करता, लटकाता, झुलाता उसको और इलेक्शन में चला जाता और वहां में अपने नंबर बढ़ा लेता इस पे, ना कि एक हायर स्टैंडर्ड मीट करने की कोशिश करते जब शवाहिद ही नहीं है। हमारा वो नहीं है वतीरा। हम नहीं चाहते कि हम उस पे सियासत करें। हम सिर्फ एक चीज करना चाह रहे हैं तो सही आप इस बात को यकीन कर लें। ये समझें कि पीटीआई जो है वो अपने आप को तकलीफ और मुश्किल रास्ता के थ्रू जो है गुजारने के लिए जो है बस एडमेंट है कि हमें मुश्किल रास्ता लेना। ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं द रोड लेस ट्रैवल्ड, क्योंकि सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन सच्चाई साबित करने के लिए भी स्ट्रेटेजाइज करके 2 मुश्किल रास्तों में कम मुश्किल रास्ता भी लिया जा सकता है। देखिए, एक तो मैं डिसएग्री करता हूँ जो इमरान साहब कह रहे हैं। मुमकिन है इनकी नीयत ये हो, लेकिन जो प्रैक्टिकली ये कर रहे हैं उससे ये जाहिर नहीं होता कि हमें जल्दी नहीं है, हम तो इक़्तिदार के चक्कर में नहीं है, हम तो चाहते हैं कि जी करप्शन खत्म हो जाए। और नहीं, इक़्तिदार की जल्दी है, ये साबित होता है कि 2 साल रुक नहीं सकते। हाँ, असल ये बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि खान साहब 2018 में भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहते। वो कहते हैं मैं बस अभी अगले महीने बन जाऊँ। हालांकि खान साहब 64 के होंगे, वैसे लगते तो वो 34 के हैं। उनको क्या जल्दी है? पता नहीं 50 पुशअप्स भी लगा लिए थे। हाँ, अलग बात है कि सलमान साहब की हालत खराब हो गई थी। लेकिन चलिए, अच्छी बात है साहब, आप 50 पुशअप आप लगा सकते हैं? आपके लीडरान का तो मैं पूछूंगा नहीं, आपका पूछ रहा हूँ। मैं तो कमजोर आदमी हूँ जनाब। मेरा तो भाई खान साहब को इसी टर्फ पे लड़ना चाहिए फिर, जहाँ उनकी स्ट्रेंथ है। ऑन अ सीरियस नोट, ये तो दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। खान साहब बहुत सारी एक नई क्रॉप ऑफ पाकिस्तानीज, यंगर पाकिस्तानीज जो पॉलिटिक्स से डिसइल्यूजन थे, उनको वो फोल्ड में लेके आए। उन पे एक भारी जिम्मेदारी है कि उनको वो नाउमीद ना कर दें। आपके ख्याल से सईद गनी साहब जिन लोगों को ये फोल्ड में लाए, जो यंग, जो इमरान खान के मैनिएक्स थे जिस तरह कह सकते हैं, जो कि खिलाड़ी थे इस कप्तान के, नए लोग जिनको सियासत से कोई मतलब नहीं था, अगर वो इतने जल्दी मायूस हो गए, आप किस तरह पीटीआई के सियासी फ्यूचर को देखते हैं 2018 के इलेक्शन के लिए? ये बात मैंने अपनी उस तकरीर में भी कही थी, इसका हवाला देते हैं। और इस बात को मैं एडमिट करता हूँ, मैं बार बार दोहराता हूँ, कहता रहता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ इस बात को कि इमरान खान ने उन लोगों को वोट डालने की तरफ राग़िब किया जो शायद वोट नहीं डालते थे, वो छुट्टी मनाते थे। इलेक्शन बहुत बड़ा क्रेडिट, इलेक्शन के दिन वो छुट्टी मनाते थे, ठीक है। और वो आए तो एक उम्मीद के साथ आए थे कि जी ये चेंज लेकर आएंगे, जो तब्दीली करने का नारा था वो लेकर आएंगे। और मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर वो मायूस हुए तो अगली 3-4 जनरेशन्स तक उनको दोबारा आप नहीं ला सकते इस दोबारा सारे, जो कि बहुत भारी नुकसान हो। अच्छा, अब उनको किस तरह इंटैक्ट रखना चाहिए? एक तो मेरा ख्याल है कि आप मैं बिलावल साहब की कहीं ओपनिंग देखना, वो भी यंग है, नई उम्मीद, ब्रेक फ्रॉम द पास्ट। तो जाहिर है, मैं तो देख ही रहा हूँ इन लोगों को बिलावल साहब अपने फोल्ड में ले सकते हैं। मेरे ख्याल से एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर पीटीआई का जो जॉइंट सेशन का बॉयकॉट था, टर्किश प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने एड्रेस नहीं सुना, बॉयकॉट किया, खाली सीटें वहाँ छोड़ दी। और वो इसलिए छोड़ी क्योंकि वो उनका नवाज शरीफ साहब पे एतमाद नहीं था। ये नहीं कि पाकिस्तान पे एतमाद नहीं था या टर्किश प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जो अनडेमोक्रेटिक अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो उस पर एहतजाज था। नवाज शरीफ की खातिर उन्होंने जो फैसला किया, क्या ये दुरुस्त था या नहीं? ज़हीम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके पास मैं सबसे पहले जाऊंगा ब्रेक के बाद, और सेनेटर सईद गनी और इमरान इस्माइल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बहुत इवेंटफुल वीक था जिस तरह मैंने कहा पिछला, और अब लगता है कि एक थोड़ा सा बैलेंस जो है ना वो अब नवाज शरीफ साहब की तरफ नज़र आता है। ऑफ कोर्स ये सुप्रीम कोर्ट के पास अभी बात है, हम पेशन गोई नहीं कर सकते, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि मज़ीद शवाहिद मिलते हैं या नहीं। अभी तक जो एटलीस्ट सबमिट किया गया है उस पर तो ये पिटिशन डिसमिस होती नज़र आ रही है। हो सकता है सिचुएशन चेंज हो जाए। इमरान खान साहब गए हुए भी हैं लंदन, और कुछ ये भी सुना है कि शायद शवाहिद ढूंढने गए हैं। लेकिन ये सारी बातों के दरमियान हमने देखा समात में जो PTI के वकील थे, जो उनके एक सीनियर लीडर भी हैं हामिद खान साहब, उनसे अदालत बार बार यही पूछती रह गई कि आप ये अलिफ लैला की कहानी सुना रहे हैं, ये क्या दास्तान है, इस तरह तो 100 साल में शायद फ़ैसला नहीं होगा, और ये जो आपने इतना पलंदा दे दिया है जिसको आप शवाहिद कहते हैं, सबूत कहते हैं, बताएं इनमें से सबूत क्या है, हम तो नहीं निकालेंगे, आप पिटिशनर हैं, ये काम आपका है। तो जब ये सारी चीज़ें हुई इसके बाद हमने देखा कि अब वकील चेंज करने की बात हो रही है। इमरान इस्माइल साहब, ये वकील का तो कसूर नहीं है ना कि जब आपके पास सबूत नहीं है, वो तो यही कह सकता है ना मैं खुद वकील हूँ। अगर आप कोई क्लाइंट सबूत नहीं देगा, एम्यूनेशन नहीं देगा, तो आप इस हद तक वकील को कसूरवार सिर्फ ठहरा सकते हैं कि उसने फिर ब्रीफ ये ली क्यों। उसे कह देना चाहिए था खान साहब आप मुझे सबूत ला के दें तो मैं आपका केस प्लीड करूंगा। एक तो आप खुद वकील हैं, लिहाजा आपको वकील की बड़ी फिक्र लगी हुई। हामिद खान साहब की अपनी ख्वाहिश थी, उन्होंने रिजाइन किया। अच्छा। और उन्होंने क्यों रिजाइन किया ये भी मुझे इल्म नहीं। मैं तो समझता हूँ हमारी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं। इज नॉट ओनली रिप्रेजेंटिंग PTI इन द कोर्ट्स, बल्कि वो हमारे फाउंडर मेंबर्स में से हैं, तो उनकी बड़ी इज्जत है हमारी पार्टी के अंदर भी, और पार्टी के बाहर भी लोग इज्जत करते हैं उनकी। तो आई हैव नो आइडिया कि उन्होंने किस प्रेशर में या किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन हमारी अभी भी ख्वाहिश है कि वो कंटिन्यू करें उस मामलात को कोर्ट्स के अंदर। एमिनेशन अच्छा, जहांगीर तरीन साहब से कुछ ताल्लुकात सही ठंडे गरम का ताल्लुक तो नहीं है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का एक डेफिनेटली एक इन्फ्लुएंस तो है आपकी पार्टी में। सर हर पार्टियों में हमारे घरों में आपस में इख्तलाफात होते हैं, मेरा अपना भाई से हो सकता है, बहन से हो सकता है, लेकिन इख्तलाफात जिंदा लोगों में ही होते हैं। और लेकिन देखिए हमेशा घर में सईद साहब घर में एक ज़रूर बंदा ख्याल करता है कि यार उस बड़े भाई से मैं ना लड़ाई करूं जो कि सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियां चलाता है, फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल जो ताकतवर जो घर को चलाता है, जो इन्फ्लुएंशियल है, अगर वो फैक्ट्री चला के, मुझे नहीं पता, अगर वो फैक्ट्री चला के छोटे भाई को सपोर्ट कर रहा है तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर वो खुद कमा रहा है तो अलग बात है। वैसे देखें, हम अभी तक डिस्कस ये करेंगे जी PTI हार गई तो क्या होगा। एक थोड़ा सा सिनेरियो ये भी डिस्कस कर लेंगे, व्हाट इफ PTI विंस, फिर क्या होगा? तो सबूत लाएंगे तो जीतेंगे। सबूत है ना, सबूत दे रहे हैं आप। एक तो ये खुद भी तो सबूत दे रहे हैं। कतरी लेटर के ऊपर भी जरा डिस्कशन कर लें, जो बुढ़ा वो लेटर लाए हैं, ये दैट इज अ जोक। भाई वो तो लाए कुछ, आप तो लाए नहीं कुछ। नहीं देखे ना यार, ये कोई बात भाई, वो तो कुछ लाए हैं। हर बार एक लेटर ले आते पहले, वो आपको अच्छा ज़हीम कादरी साहब, अल तौफीक की दोबारा मैं बात करूं, उसकी पेमेंट भी एक सऊदी शहजादे ने कर दी थी, वो भी एक गिफ्ट आ गया था। ये तो गिफ्टों पे चल रही है दुनिया, तोहफे तोहफे है, खतूत है, कोई प्यार का खत है, कोई कैसा इंटरनेशनल। जी ज़हीम साहब, देखें सर, एक तो ये बात बार बार मुझे तो खैर बात समझ नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं कमेंट करूंगा हामिद खान साहब के रहने पे जाने पे। अगर आप फेसबुक देख लें तो इनके जो लोग उस काबिल वकील के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे हैं, बहुत ऑनरेबल आदमी है। फेसबुक का सहारा लेने लगे, आपको अच्छा नहीं लगता था जब ये लेते थे सहारा? सोशल मीडिया की कोई मैं मिसाल दे दूं, बिल्कुल नहीं। मेरे तो सोशल मीडिया मैं बताऊं ना, मेरे तो वो साथी में से, मैं तो कभी उनके बारे में बात नहीं कर सकता। बहुत ऑनरेबल आदमी है, इज्जतदार आदमी है। उनको इन्होंने जो कुछ लिखा है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया कि एक केस छोड़ दिया। दूसरी बात देखें, इन्होंने भी फरमाया कि अल तौफीक बैंक पे किसी ने पैसे दे दिए या मैंने दे दिए, तो भाई दे दिए तो दे दिए ना। मेरे लिए अगर मेरा कोई दोस्त पैसे दे दे तो आप क्या फिर मैं कहूँगा तो इमरान साहब आप कोई प्लॉजिबल स्टोरी नहीं जोड़ सके। सर मुझे आप कोर्ट की बात नहीं करें, लेकिन मुझे आप नवाज शरीफ साहब ने एक प्लॉजिबल कहानी, बिल्कुल आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग लॉयर बट आई नो लॉ, लेट मी टेल यू कैटेगोरिकली। क्या उनका पार्लियामेंट जुटलाए ना, तो पार्लियामेंट का बयान क्या झूठ है? तो आप ये सवाल है सर, पार्लियामेंट का बयान, अच्छा पार्लियामेंट का बयान डिस्कस कर ले सर। तो क्या मैं पार्लियामेंट के बयान में बता दें कहाँ झूठ बोला है, उसका और इसका फर्क क्या है, ये बता दें बस। बता दें ना, आपको उन्होंने सवाल किया, बता दें कि कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है, कहाँ झूठ बोला है पार्लियामेंट में। वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में उन्होंने जिक्र ही नहीं किया कतरी शहजादे का या कतर का, ये अचानक आ गया। पहले तो वो बता रहे थे, सुन लें, पहले वो कह रहे थे जद्दा का मिल बेच के
एक मिनट सर, एक मिनट। जद्दा का मिल बेच के उन्होंने लंदन में अपार्टमेंट लिए। अब उन्होंने कहा जी दुबई का मिल बेच के लंदन में अपार्टमेंट लिए, 12 मिलियन पाउंड बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने, बिल्कुल ये नहीं कहा उन्होंने। जो है वो एक तनावर दरख्त बन गया। ये क्या लिफलैला की कहानी? मुझसे पूछ रहे हैं, नहीं कहा सर, मुझसे पूछ रहे हैं आपके उसमें क्या एक बुनियादी मसला है सर। बुनियादी मसला पता है क्या है? पीटीआई सर नहीं, मैं बताता हूँ एक बुनियादी मसला है। पीटीआई ये समझ बैठी है कि हमारे लिए अदालत में जाके ये कहना काफी होगा कि देखें जी इनके पास ये सब कुछ इनके लवाकिन के पास है, तो कहां से है? अब ये बर्डन लेने को नहीं तैयार, ये दिखाएं कि ये गलत तरीके से आए हैं। ये देखें सर, मुझे सर कानून बता दें कि किस कानून के तहत बाहर किए हुए कारोबार को आप पाकिस्तान के लॉज पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब ये टैक्सी पे नहीं कर रहे थे, जब ये बिल्कुल गरीब थे, लुट-फुट के पाकिस्तान से गए, इस बात का टैक्स पे करते थे, वो थे ही नहीं। जरूर बताना पड़ता। नहीं सर, इनको यहाँ भी बताना पड़ेगा। जब उनकी 6 फैक्ट्रियां थी, आप बड़े लॉयर हैं, यार मुझसे जवाब ले लेना। अगर नहीं बताना पड़ेगा जवाब लेना। जिंदाबाद। आप अपना बर्डन, आपको अपना बर्डन डिस्चार्ज करना है कि आप कम से कम इतना कोर्ट को दिखा दें कि देखें प्राइमा फेसा इंक्वायरी बनती है, एफआईए इंक्वायरी ना खोल के कानून तोड़ दिया, क्योंकि इतने शवाहिद पे इंक्वायरी खुलनी चाहिए। नैब इंक्वायरी ना खोल के कानून तोड़िए, क्योंकि इतने शवाहिद पे इंक्वायरी बनती है। इतने शवाहिद तो दिखाएं। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे, कहां से, कौन से शवाहिद थे सर? एक मिनट, कौन से शवाहिद थे जिसपे आपने डॉक्टर आसिम को अब तक लटका के रखा हुआ है? कौन सी इंक्वायरी हो रही है? आप किसी और केस की तरफ उसी कानून के तहत क्यों नहीं नवाज शरीफ की इंक्वायरी हो सकती है? ये क्या बात है कि जी वो कानून नहीं हो सकता पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ की इंक्वायरी करा सके? दोनों केसेस यार में कमाल है। अगर नहीं है तो सलाम है, ठीक है। नवाज शरीफ की इंक्वायरी नहीं हो सकती, इसका कानून नहीं है पाकिस्तान में। डॉक्टर आसिम की इंक्वायरी हो सकती है, उसका कानून है पाकिस्तान में। आसिफ अली जरदारी की हो सकती है, उसका कानून है पाकिस्तान में। उसकी हो सकती है, जो लंदन में अल्ताफ हुसैन बैठा हुआ उसकी हो सकती है, सजा मिल सकती है, उल्टा लटकाया जा सकता है। सबके कानून मौजूद हैं, अलावा नवाज शरीफ की फैमिली और उनकी पीएमएलएन के लोगों की इंक्वायरी नहीं हो सकती। इसमें जवाब ले लें भाईजान, आप मुझसे इसके लिए भी कानून फरमाइए, फिर हमें सेनेटर साहब के पास भी जाना, फरमाइए जी। कि देखिए कौन सा ऐसा केस था जो इंक्वायर नहीं हुआ जनरल परवेज मुशर्रफ के 10 सालों में? पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ, और हमने भी यकीनन पीपल्स पार्टी के साथ, कौन सी ऐसी जेल थी? ये बोल रहे हैं आपके अगले डिक्टेटर का इंतजार करूं मैं? यार आपकी 20 घंटे तकरीर सुनिए इमरान इस्माइल साहब, आप मेहरबानी फरमाएं। मेरी भी कुछ चंद मारूजात, मैं आपका भाई, एक दोस्त भी हूँ आपका यार, लेट्स बी फ्रेंड्स। मेरी अर्जी है, देखें कौन सा ऐसा केस, आपको ये एडवांटेज है, इनको एडवांटेज है कि ये स्टूडियो में, आपको एडवांटेज है कि आपका माइक भी नहीं लगाया हुआ लेकिन आवाज आ रही है। बोलिए सर। वो अर्जी है कि जो देखिए कौन सा ऐसा केस है और कौन सी ऐसी इंक्वायरी है जो पीएमएलएन के बारे में नहीं की गई पिछले 10 बरस में जनरल परवेज मुशर्रफ थे। उससे पहले जब हम दूबदू थे पीपल्स पार्टी और हम, कौन सी इंक्वायरी ऐसी थी जो हमने इनकी नहीं की और इन्होंने हमारी नहीं की? तो अर्जी है कि सब कुछ हो चुका। डिक्टेटर की बात ये कर रहे हैं ना, डिक्टेटर के आने का इंतजार नहीं कर रहा, तो भाई डिक्टेटर भी नहीं कर सका था सब कुछ चाहते हुए। 2, अब आप जिस केस की बात रेफर कर रहे हैं, देखिए शवाहिद जो है उनको बाकायदा प्रूफ के साथ पेश करना पड़ेगा अदालत में। अब आप जो कह देते हैं, क्योंकि आप इतने कन्विंस होते हैं इमरान खान साहब की बात पे कि जो उन्होंने कह दिया वही दुरुस्त है, इस तरह नहीं हुआ करता। जिस अल तौफीक बैंक की आपने बात की, मैंने जवाब दे दिया। प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की, आइडेंटिकल वही फ्लो ऑफ फाइनेंसेस है फ्रॉम दुबई टू ऑल द वे टू द फ्लैट्स। और अगर कोई मालिक, किसी कंपनी का मालिक अगर कहीं मॉर्टगेजेस को सपोर्ट कर देता है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो थे वही ओनर थे या हुसैन नवाजी? ठीक है, यार इस तरह न करें। हाँ, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक से वापस आकर साहब को ये चांस भी देंगे और फिर उनसे पूछेंगे भी कि अगर नवाज शरीफ साहब ने कुछ गलत भी किया था तो इसकी सज़ा जो है वो पार्लियामेंट, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस और तुर्की के प्राइम मिनिस्टर को क्यों मिलनी चाहिए? क्या ये फैसला दुरुस्त था? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इमरान इस्माइल साहब से ही शुरू करेंगे। और इमरान इस्माइल साहब, पहले तो ये जॉइंट सेशन का जो बॉयकॉट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सर कैसे देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जॉइंट सेशन का बॉयकॉट नहीं किया। हमने
जो फैसला किया था कि हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे जब तक नवाज शरीफ की जामे तलाशी नहीं होगी, हम उसी पे रुके हुए। जॉइंट सेशन तो बीच में आया ना, हमने कोई दूसरा फैसला अगर करते उसके बारे में नहीं किया आपने, उस पर नज़रसानी नहीं की तो हमने ना। और जो जहाँ तक टर्किश प्राइम मिनिस्टर एर्दोगान का सवाल है, तो उनको तो हम पसंद भी करते हैं, वेलकम भी करते हैं, सारा कुछ है, लेकिन हम पार्लियामेंट, लेकिन आप नवाज शरीफ को नापसंद ज़्यादा करते हैं। नवाज शरीफ को ज़्यादा नापसंद करते हैं, बिल्कुल। और उस नवाज शरीफ से ज़्यादा उनकी जो करप्शन है उससे हमें नफरत है, उसको हम चैलेंज करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कौम की खातिर बीच में कोई एक्सेप्शन नहीं क्रिएट हो सकता था सर? क्या कौम को इससे, हमारे पार्लियामेंट में ना जाने से कौम को, पाकिस्तानी कौम को क्या हुआ? तो आपके जाने से क्या नुकसान हुआ? कुछ इफेक्ट हुआ? नहीं तो आपके जाने से क्या नुकसान हुआ? कोई फर्क जाने से हम समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर जब प्रेशर आता है ना, धरने में भी आप देख लें, उन्होंने फॉरेन जॉइंट सेशन बुला लिए, पार्लियामेंटेरियन से मिलना शुरू कर दिया। अदरवाइज तो वो घास भी नहीं डालते पार्लियामेंट को, वो कौन सा आते हैं पार्लियामेंट, वो जाने की जहमत नहीं करते। जब प्रेशर आता है, ये जॉइंट सेशन के पीछे छुपने के चक्कर में आ जाते हैं सब, सारी जमातों को, जी हम सब साथ हैं, जमहूरियत बचाने निकले। जब इनको खतरा होता है, जमहूरियत को खतरा हो जाता है। मुझे लगता है इनका मिडिल नेम जमहूरियत रख लिया इन्होंने। मुझे सर करने लगे कि जी मेरा नाम ये सईद गनी साहब के जो एक रोल पीटीआई ने प्ले करना था और के चेक एंड बैलेंस रखने का आपके साथ मिलके, वो आप दोनों के नाम मिलने की वजह से वो चेक एंड बैलेंस का रोल नहीं हो सका। चेक एंड बैलेंस इन्होंने किया ज़रूर है, पॉलिटिकल दबाव डाला है उन पर, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कंसेशंस उसके हवाले से अगर दिए हैं तो वो इनको नहीं दी हैं। अब आप देखें, एक तो मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, जो इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कि हमने ये तय किया था कि जी जब तक इसकी तलाशी नहीं होगी हम नहीं जाएंगे पार्लियामेंट में। ज़रा सीक्वेंस से बताता हूँ आपको मैं। कश्मीर पे जॉइंट सेशन हुआ, ये नहीं आए, ठीक है जी। फिर उस दौरान सेनेट का एक सेशन हुआ जिसमें पनामा बिल की वोटिंग होनी थी, उसको रेफर होना था स्टैंडिंग कमेटी को, हालांकि इनके साइन थे, उस पर हमें वोटों की ज़रूरत थी। इनका एक मेंबर उस पर वोट करने नहीं आया, हालांकि वो लेजिस्लेशन थी पनामा के लिए, उस पर आना चाहिए था, नहीं आई है। डिफिकल्ट पार्टनर्स। नहीं मैं बताता हूँ। अच्छा, ये नहीं आया उसमें, चलो इनकी मर्जी थी, वो हमने किसी तरह मैनेज करके उसको वहाँ से वोट अपने ले लिए और वो हम थ्रू कर गए उसको। उसके बाद सेनेट का एक सेशन में रिक्वेजिशन की थी, ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी ने रिक्वेजिशन की थी, उसमें इनके लोग आए थे। ये कहना है कि हम नहीं जा रहे हैं गलत है, ये आए थे। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग में इनके लोग आते रहे हैं। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग से, नेशनल असेंबली का मुझे नहीं पता, बट सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स में ये आते रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इनसे पूछ लीजिए, शायद इनका कोई जवाब हो। कल अगर गवर्नमेंट सीसीआई की मीटिंग बुलाती है, क्या चीफ मिनिस्टर के पी के नहीं जाएगा उसके अंदर? बताइए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है उसके ऊपर, क्या एनएफसी की मीटिंग बुलाती है गवर्नमेंट कल के जी बताएं, वो तो एज ए चीफ मिनिस्टर जाएगा ना, तो पार्टी डिसाइड करेगी वी मे गो वी मे नॉट गो। मुझे नहीं पता, अभी तो आप अगर वाली बात करें ना कि अगर कल मैं पूरी कर लूं बात, फिर पूछेंगे जी क्या लगा है इंडिया ने प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या अगर बुलाया तो आप जाएंगे नहीं जाएंगे? ये तो कोई, मैं कुछ और कह रहा हूं। देखिए मैं वी गो टू रायवेंड अगर इंडिया प्रेशर बढ़ाया, क्योंकि आपने जलसा किया था पिछली दफा, मेरी बड़ा हल्का हाथ रखा था उस दिन। देखिए अगर इंडिया उस दिन ना होता, सर डर यही आपके बहुत लोग हैं सर इसमें। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क्या ओपनिंग नजर आ रही है? एक सिर्फ चीज में कर दूं, उसके बाद आ जाता हूं। देखिए पहली बात तो जो मैं कहता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन इनको है, पार्लियामेंट इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, इवन प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है ना। वो नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट, ये तीन मिला के पार्लियामेंट बनती है। पार्लियामेंट में आपको प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बिठाया है, पार्लियामेंट में आप प्राइम मिनिस्टर की बदौलत नहीं बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट की बदौलत प्राइम मिनिस्टर है। एक फोरम है जहां लोगों ने आपको भेजा है कि आप वहां जाकर बात करें, जो भी है आपकी बात सही। आप उस फोरम को इसलिए छोड़ रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर वहां के बैठता है, आप तो प्राइम मिनिस्टर को वाकओवर दे रहे हैं वहां। सही है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जहां आपके बावजूद इख्तलाफात के आप उनको अच्छे नहीं लगते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आने से नहीं रोक सकते। पूछ लेते हैं ये मैं समझता हूं कि पीटीआई की अपनी गलती है। आपके ख्याल से आसान अपोनेंट पीपल्स पार्टी है या पीटीआई है? देखिए मैं समझता हूं कि सबको टफ होना चाहिए जिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। आपके हाल से ज्यादा टफ कौन सा है दोनों में? मुझे दो सेकंड दीजिएगा। मैं समझता हूं कि जो भी अपोजिशन, जो कि यकीनन एक निज़ाम की रीढ़ की हड्डी होती है, वाइब्रेंटली अपने आप को पार्लियामेंट्री या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक लेकर आगे चले, उसको फेस करना यकीनन मुश्किल होता है। और सड़क की ऑपोजिशन को कंपैरेटिवली फेस करना आसान होता है। हम भी टीवी पे चीख चाड़ा कर लेते हैं, नहीं सर, मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन पीटीआई और पीपीपी साथ काम करते हैं तो ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। ये जबरदस्त पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनसे अच्छे जलसे धरने कोई नहीं करता। ये साथ मिलकर चलते तो आपको शायद टफ टाइम दे सकते थे ये, बट ये साथ मिलकर नहीं चले, इसमें आपकी कामयाबी रही।
जी इंशाल्लाह रही, अल्लाह के फजल से रही। और साथ मिलकर अगर ये पार्लियामान में इकट्ठे चलते तो यकीनन मामला बड़ी मुश्किल होते। हम ये समझते हैं, पॉलिटिकोज हैं, अवामियत देखी है, अर्ज ये है कि पार्लियामान जो है ना, जिस तरह सईद भाई ने फरमाया, वो कोख है जमहूरियत की, वहां से जमहूरियत उनकी और आपकी बात में एक्सेप्ट करता हूं। बहुत शुक्रिया ज़हीम कादरी साहब, आपकी इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ। पार्लियामेंट में और वज़ीर आज़म में फ़र्क है। कल इंशाअल्लाह 7:05 पे रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ फिर हाजिर होंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो उनके हवाले से बातें चल रही हैं MQM को यूनिफाई करने की या एक पार्टी के उभरने की, और फिर साथ साथ CPEC के हवाले से भी उनसे बात करेंगे कल 7:05 पे।